नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी जानने से पहले शुरुआत करते हैं ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो जैसे कि सबको पता है कि ड्रग का डेवलपमेंट होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है। और ये शुरुआत होती है डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट फेज से, जहाँ पर नए नए केमिकल मॉइटीज़, नए नए मॉलिक्यूल्स रिसर्च किए जाते हैं लेबोरेटरी में, जिसे बोलते हैं R&D सेंटर्स। जब लगता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ के केमिकल एंटिटीज़ कुछ काम के लगते हैं, अच्छे लगते हैं, फ्रूटफुल लगते हैं, तो फिर उनका क्लिनिकल स्टडी यानी प्री क्लिनिकल स्टडी, पहले एनिमल स्टडी होता है। तो एनिमल पे जांच होती है, देखा जाता है कि भाई इफेक्ट बराबर है कि नहीं, सेफ्टी बराबर है कि नहीं। तो ये सेफ्टी प्रोफाइल देख के फिर उनको ह्यूमन में ट्राई किया जाता है। तो स्टेज 3 को बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स चलते हैं, जिसमें खास करके पहले फेज़ में शुरुआत में सेफ्टी और बाद में एफिकेसी उसकी डिटरमाइन की जाती है। और उसके बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं वो ड्रग बन के मार्केट में आते हैं, यानी FDA रिव्यू होता है उनका पूरी एप्लीकेशन का, और फिर वो मार्केट में आते हैं। जब तक ड्रग मार्केट में है तब तक उसका एक पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी मॉनिटरिंग या फिर बोले कि पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस चलता रहता है, और इसी को हम क्लिनिकल स्टडी फेज़ 4 बोलते हैं। तो है इन ब्रीफ ड्रग का कोई भी केमिकल एंटिटी को ड्रग बनने में लगने वाला पीरियड या स्टेजेस। और ऐसे ही कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी रिसर्च किया हुआ केमिकल एंटिटी मार्केट में आता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक्चुअली रूट को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहले एक नॉर्मल रूट था जिसमें GIT ट्रैक मुंह से कोई भी दवाई ली जाती थी, तो ओरल रूट एक बहुत ही कॉमन था, तो उसको एंट्रल रूट बोलते हैं, क्योंकि उसमें इंटेस्टाइन और एंट्रल रूट इन्वॉल्व था, तो उसको एंट्रल बोलते थे। और जो रेक्टल रूट है वो भी एक एंड पॉइंट होता था एंट्रल रूट का, तो माउथ एंड एनस यहाँ से जो भी एंट्री होती थी उसको एंट्रल यानी एंट्रल डोजेस फॉर्म बोला जाता था। उसके अलावा बाकी सारे भी डोजेस फॉर्म थे, उनको पुराने टाइम पे पर एंट्रल मतलब अदर देन एंट्रल्स ऐसा समझ के पेरेंट्रल नाम दिया गया था। तो पेरेंट्रल के अंदर बाकी सब था, जिसमें टॉपिकल, रेस्पिरेटरी, इंजेक्शन सब पेरेंट्रल था। तो ये एक पुरानी और समझो तो ओरिजिनल डेफिनेशन थी, लेकिन बाद में इसको आज के हिसाब से सिर्फ ओरल मेडिकेशन को ही एंट्रल बोला जाता है, ओरल है। टॉपिकल में अलग हो गया, रेक्टल रूट इज कंसिडर्ड एज ए टॉपिकल रूट, स्किन एंड हेयर प्रिपरेशंस आर आल्सो टॉपिकल, ऑप्थाल्मिक आर आल्सो कंसिडर्ड एज ए टॉपिकल, बट क्योंकि उनमें सेफ्टी ज़्यादा होती है, हाई होती है, स्टेराइल प्रोडक्ट्स होती है, इसलिए वो पेरेंट्रल के अंदर चले गए, क्योंकि पेरेंट्रल प्रोडक्ट स्टेराइल होते हैं। इसी तरह ज़्यादातर रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एज स्टेराइल, तो इंजेक्शन, ऑप्थाल्मिक एंड रेस्पिरेटरीज आर स्टेराइल प्रिपरेशन, कम्स अंडर पेरेंट्रल। तो आज के हिसाब से हम पेरेंट्रल का और स्टेराइल फॉर्मुलेशन को एक ही समझते हैं। तो ये आज के हिसाब से फॉर्मुलेशंस और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन चार टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे रिएक्शंस और इंटरेक्शंस होते हैं बॉडी में, लेकिन शुरुआत में हम मोटे तौर पे 4 चीज़ें आज देखेंगे, और हमारा फोकस है बायोअवेलेबिलिटी पे। तो उससे पहले हम देखेंगे फार्माकोडायनेमिक क्या है, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, एंड देन वी लुक एट द बायोअवेलेबिलिटी। तो फार्माकोडायनेमिक क्या है, तो एक ही वर्ड में समझ ले, तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग एक बार बॉडी में एडमिनिस्टर होने के बाद अंदर जाके क्या करती है, उसी को हम बोलेंगे फार्माकोडायनेमिक। यानी ड्रग की जो इफ़ेक्ट आती है, ड्रग की वजह से बॉडी में जो बदलाव आता है, उसको बोलेंगे फार्माकोडायनेमिक, यानी एक तरह का रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है। अब जब ड्रग बॉडी के अंदर जाती है तो बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है, इसको बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब ड्रग बॉडी में जाके उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है,
एलिमिनेशंस होता है, इन सब में बॉडी इन्वॉल्व है। ये सब काम कौन करता है? हमारी बॉडी, बायोलॉजिकल सिस्टम। तो वो ड्रग के साथ क्या करती है बायोलॉजिकल सिस्टम, उसको हम बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोकाइनेटिक्स को शुरुआत में ऐसे समझा जा रहा था कि उसके जो 3-4 स्टेप्स या पॉइंट्स होते थे, तो उसको समझते थे रिजॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एंड देन एलिमिनेशन। दिस इज वेरी ओल्ड डेफिनेशन गिवन बाय ट्रल इन 1937, जो आज में खास करके वैलिड नहीं, ज़्यादातर लोग इसे याद भी नहीं करते। आज की डेफिनेशन आज के हिसाब से अब देखा जाए तो द ड्रग डिस्पोजिशन बोलते हैं, बॉडी में जाने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है। शॉर्ट में उसको हम ADME समझते हैं। तो वेयर A स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन, D स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M स्टैंड्स फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E इज एक्सक्रीशन। अब मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन मिलके एलिमिनेशन बोलते हैं उसको, कि वहाँ से ड्रग कम हो रही है वो बॉडी में से। और इसके साथ आज एक और टर्म भी है, टॉक्सिसिटी। तो क्योंकि यहाँ पे इनके साथ साथ ड्रग की टॉक्सिसिटी भी एग्जर्ट होनी चालू हो जाती है, उसका एक्सप्रेशन भी काफ़ी सारी ड्रग में टॉक्सिसिटी जब होते हैं तो दिखने लगता है। तो एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कभी कभी टॉक्सिसिटी भी एज अ पार्ट ऑफ दिस फार्माकोकाइनेटिक आपको दिख जाता है। तो ADME और बहुत सारी जगह पे ADMET, एडमेट ऐसे दिया जाता है। तो ये डेफिनेशन समझाई नेल्सन ने 1961 में, जो आज तक वैलिड है, हम ऐसे यूज़ करते हैं, ADME ही इसको बुलाते हैं। ADME का एक शॉर्ट समरी देखें तो ड्रग जैसे आप किसी भी फॉर्म में देते हैं, ओरली अगर हम बात करें तो बॉडी में जाके वो रिलीज़ होती है, डिज़ोल्व होती है, और उसमें एब्जॉर्प्शन होता है पहला फेज़। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यू के साथ शुरू हो जाता है, और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया तो उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी धीरे धीरे आने लगता है जब वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचता है, और इसी के साथ साइमल्टेनियसली उसका एलिमिनेशन होता है। तो एलिमिनेशन के लिए एक मेटाबॉलिज्म भी होता है और एक्सक्रीशन भी होता है। मेटाबॉलिज्म यानी ड्रग का डिग्रेड होना, उसका फॉर्म चेंज होना, उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होना, ऐसा कुछ भी होना जिससे ड्रग का जो एक्टिव सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है और काम नहीं कर पाता है। तो बॉडी में रहता है लेकिन काम का नहीं रहता है, इसलिए एक तरह से वो एलिमिनेशन हो गया। और एक्सक्रीशन मतलब तो बॉडी के बाहर ही निकल गया। तो ये सारी चीज़ें से ड्रग का अमाउंट जो इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी में वो कम हो जाता है। IV डोज देते हैं तो सीधा IV सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, तो एब्जॉर्प्शन का फेज उसमें नहीं आता है, सीधा ही डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफेक्ट मिल जाता है आपको। तो ये हुआ ADME। सेम चीज़ है, थोड़ा ग्राफिकल दिखाया है कैसे होता है ADME बॉडी में, समझ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की। तो वो ऐसा है कि आपने जैसे डोज लिया, तो ये जो बड़ा वाला एरो आप देख रहे हैं, जैसे ही हम कोई भी ड्रग्स इंजेस्ट करते हैं तो स्टमक में जाते हैं, स्टमक में जाते ही स्टमक में फिर इंटेस्टाइन में, तो पूरा गट वॉल हम उसको बोलते हैं। तो जैसे उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है तो गट वॉल में जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे रिसेप्टर्स एंड एंजाइम्स होते हैं जो उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देते हैं। सभी का नहीं, बहुत सारी ड्रग का, और एक्सटेंट भी कम रहता है, लेकिन इट इज़ स्टार्टिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब डिग्रेडेशन एक स्टार्ट होने लगता है कुछ हद तक। तो आपका जो ड्रग है जो इंजेस्ट किया है उसका अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है, इफेक्टिव अमाउंट। तो कुछ ड्रग ऐसी होती है जिनका एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाता है। जैसे आप जितनी ड्रग लेते हो उसमें से 100% ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, कुछ 50, 60, 70, 80 बाकी का ड्रग अनएब्जॉर्ब होता है और वो सीधा फिसिस स्टूल के साथ निकल जाता है। तो ये तो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ है, नहीं उसकी इफेक्ट आने वाली ही नहीं है, तो वो तो हमारे कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं बायोबिलिटी के। तो कुछ ड्रग है जो एब्जॉर्ब होते ही उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उसका अमाउंट कम हो जाता है। कुछ ड्रग है जो एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाती है, इसलिए उसका अमाउंट कम हो जाता है। इसलिए आप देखते जाइए कि जो एरो है, ब्लैक एरो, वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है, क्योंकि जो ड्रग जो आगे पहुंच रही है, अंदर जा रही है बॉडी की, वो उसकी अमाउंट कम हो रही है। नेक्स्ट स्टेज है डिस्ट्रॉयड बाय गट वॉल, बराबर। तो जैसे गट वॉल के अंदर जो रिसेप्टर्स वगैरह है उसमें पहुंचते ही उसका डिग्रेडेशन या डिस्ट्रॉय चालू कर देंगे, तो इससे आगे जब ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने वाली होती है और भी कम हो जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन में जो वेन थ्रू लीवर में जो ड्रग जाती है, तो लीवर में उनका CYP एंजाइम साइटोक्रोम
P450 या उसके रिलेटेड और बहुत सारे एंजाइम्स हैं, वो उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देते हैं। यानी मानो कि अभी ड्रग का डिग्रेडेशन मेटाबॉलिज्म एक्चुअल और फुल स्ट्रेंथ में हो जाता है, और बहुत सारा ड्रग अगर वो मेटाबॉलिज्म उसका होना होता है तो वो लीवर में ज़्यादातर हो जाता है, और फिर उसके बाद जो भी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है और जिसको इफ़ेक्ट दिखाना होता है उसकी अमाउंट बहुत कम हो जाती है। तो जो भी ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बेस्ट कैंडिडेट हैं, जिनके साथ ये होता है बॉडी में, उनका इफ़ेक्ट बहुत कम आता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप जितना रिक्वायर्ड डोज है उतना देते हो तो ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ही कम ड्रग पहुंचती है, तो आपकी इफ़ेक्ट सफिशिएंट आती नहीं है, यानी इफ़ेक्ट दिखती नहीं है, क्योंकि वो डोज इफ़ेक्टिव डोज कम हो गया है। अगर आपको इफ़ेक्टिव डोज ज़्यादा चाहिए तो आपको ओरिजिनल जो एडमिनिस्ट्रेड डोज है वो भी ज़्यादा लेना पड़ता है, तभी जाके कम होता होता ब्लड सर्कुलेशन में उतना पहुँचे कि जो कुछ इफ़ेक्ट दिखा पाए। लेकिन इस चीज़ में होता क्या है कि ज़्यादा ड्रग लेने से उसकी टॉक्सिसिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो भी ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ये बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उनकी बायोबिलिटी एनहांस करने के लिए जो रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं वो काम करते हैं, कुछ ना कुछ नया ढूंढ के कैसे उसका मेटाबॉलिज्म रोका जाए, या कैसे उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ किया जाए, या कैसे भी उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जैसे कि वो ब्लड सर्कुलेशन में अनअल्टर्ड फॉर्म में ज़्यादा पहुँचे, जिससे आपको ज़्यादा बायोबिलिटी मिले और ड्रग की इफ़ेक्ट अच्छी मिले। तो ये चीज़ें हैं जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में हमें समझनी है। तो आगे है बायोबिलिटी, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो हमने देखा कि फार्माकोडायनेमिक इफ़ेक्ट क्या होती है बॉडी में जाके, ड्रग बॉडी के साथ क्या इंटरेक्शन करता है, और उसी के साथ बॉडी ड्रग के साथ जो इंटरेक्शन करता है उसको हम बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक। एक और टर्म है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बायोबिलिटी में मेटाबॉलिज्म का भी एक रोल होता है। मेटाबॉलिज्म जितना ज़्यादा उतनी बायोबिलिटी कम, तो एक दूसरे को साथ ही सीखना पड़ता है। तो हमने मेटाबॉलिज्म देखा, एब्जॉर्प्शन के साथ ADME हम बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर एलिमिनेशन। तो ऐसा नहीं कि पहला स्टेप हो जाता है उसके बाद ही दूसरा होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन ख़त्म हो गया उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ऐसा नहीं है। ऑल द प्रोसेसेस आर रनिंग साइमल्टेनियसली बट द प्रीडोमिनेंस में वेरी। शुरुआत में एब्जॉर्प्शन होता है तो एब्जॉर्प्शन का रेट थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, एब्जॉर्प्शन प्रोमिनेंट होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे एब्जॉर्प्शन उसके साथ ही मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। खैर एलिमिनेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हुआ। अब जो भी ड्रग आगे पहुंचती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होने लगता है। तो एक बाजू डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, एक बाजू उसका मेटाबॉलिज्म भी चल रहा है, और थोड़ा बॉडी में पहुंचता है, थोड़ा उसका अमाउंट इंक्रीज होता है, तो फिर एक पीक पे पहुंचने के बाद उसका एलिमिनेशन भी स्टार्ट होता है। तो एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे चारों प्रोसेस एक साथ फुल फ्लेज में चलती होती है, अलग अलग टाइम पे उनका प्रेडोमिनेंस अलग होता है। अब बात कर रहे हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो मीन्स ए लिविंग सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम, बायो, एंड अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल होना या पहुंचना। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में किसी चीज़ का पहुंचना उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ये एक उसका जनरल डेफिनेशन हो गया। अब एक्चुअल देखते हैं। तो बायोबिलिटी क्या होता है? बायोबिलिटी इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द एक्टिव फॉर्म ऑफ अ ड्रग दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन अनअल्टर्ड। इसके जो सारे वर्ड्स हैं वो हमें ध्यान से समझने हैं। फ्रैक्शन, एक तो एक फ्रैक्शन है, जो ड्रग आप देते हो वो हम मानते हैं कि 100% सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंचता है। वो तो हम सबको पता है कि 100% बायोबिलिटी होना मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल है, यानी कुछ कम पहुंचता है। तो वो जितना कम पहुंचता है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। इसीलिए फ्रैक्शन वर्ड है कि जब फ्रैक्शन ऑफ द एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग, एक्टिव फॉर्म क्योंकि ड्रग एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद हो सकता है उसके साथ मेटाबॉलिज्म हुआ हो, उसके बाद ड्रग सिस्टम सर्कुलेशन में पहुँचे, और ये मेटाबॉलिज्म के कारण उसकी इफेक्ट कम हो गई हो या ज़ीरो हो गई हो, अभी इफेक्टिव रहा ही ना हो, लेकिन वो जो इंटरमीडिएट्स है मेटाबॉलिज्म के बाद जो स्ट्रक्चर में चेंज आया है, वो चेंज या अल्टर स्ट्रक्चर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, लेकिन फिर उसको बायोबिलिटी में नहीं गिन सकते। क्यों? क्योंकि इट इज़ अल्टर्ड, और हमारा लास्ट सेंटेंस है अनअल्टर्ड।
लास्ट वर्ड आप देखें तो जो ओरिजिनल फॉर्म में ड्रग को दिया गया है उसी ओरिजिनल फॉर्म में अनअल्टर्ड फॉर्म में इट शुड रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, वो बायोबिलिटी में आएगा। बीच में स्ट्रक्चर या फॉर्म चेंज हो गया है जिसकी वजह से वो इफेक्ट नहीं दे पा रहा है, वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है, तो बायोबिलिटी कैलकुलेशन उतना नहीं आएगा, भले ही वो प्रेजेंट है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, लेकिन इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ बायोबिलिटी, तो इसको बोलेंगे बायोबिलिटी उतनी कम हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ अज्यूम करनी है, दिस डेफिनेशन अज्यूम्स 100% ऑफ द एक्टिव ड्रग दैट एंटर्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन विल सक्सेसफुली रीच द टारगेट। मतलब एक बार समझ दें कि जो ड्रग ब्लड में आ गई है वो उसकी साइट ऑफ एक्शन पे वैसे ही अनअल्टर्ड पहुँचेगी और इफेक्ट भी दिखाएगी। ये चीज़ तो हमने पहले से एज्यूम करके रखी है। हो सकता है बहुत सारी ड्रग का ब्लड में पहुंचने के बाद डिग्रेडेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि वो स्टमक या पोर्टल वेन से जो एब्जॉर्ब होती है वो धीरे धीरे बाकी वेन्स में घूमती, हार्ट में जाती है, हार्ट में से फिर बाकी बॉडी के अलग पार्ट्स में जाती है। उसको शो करने का जो उसका साइट ऑफ एक्शन है वो आपका मानोगे हेड है, हैंड्स है, पेरिफेरल सिस्टम है, लेग्स है, नी है। तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हो सकता है टाइम लगता है आधा घंटा, तो ड्यूरिंग दैट टाइम एंड ड्यूरिंग दैट ट्रैवल इट शुड रिमेन अनअल्टर्ड। बीच में कहीं किसी एंजाइम के साथ उसका बाउंड हो गया और वो चेंज हो गया स्ट्रक्चर, कभी वो प्रोटीन के साथ बाउंड होके थोड़ा स्ट्रॉन्ग बाइंड होके ऐसा हो कि वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, तभी वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुँच के कोई इफेक्ट नहीं दे रहा है। तो एक बायोबिलिटी कैलकुलेट करना अच्छे से थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हर चीज़ देखनी होती है। यहाँ पे उसी चीज़ को थोड़ा अच्छे से दिखाया है कि गट वॉल मतलब जो इंटेस्टाइन है या स्टमक है, जब हम ड्रग को एंटर करते हैं, जीआई ल्यूमेन है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, वहाँ पे ड्रग जैसे अंदर आती है, बड़ा सा सिलेंडर है, वो हमारा ल्यूमेन है, आंतड़ी जिसको बोलते हैं या स्टमक। तो वहाँ पे एंटर हुआ बराबर, तो वहाँ पे कुछ चीज़ वहाँ से ही एग्जिट हो जाती है, मतलब फिसिस या स्टूल में जाती है, और बाकी कुछ चीज़ ऐसे हॉरिजॉन्टल एरो में बॉडी के अंदर जाती है। और जीआई वॉल जहाँ पे कुछ एंजाइम्स रहते हैं वो थोड़ा उसका डिग्रेडेशन करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म वहाँ पे स्टार्ट होता है। और फिर वहाँ पे पीजीपी करके रिसेप्टर्स होते हैं, पी ग्लाइकोप्रोटीन, जो ड्रग का इफ्लेक्स भी कर देते हैं, यानी वे एब्जॉर्ब हुई ड्रग वापस चली जाती है, उतना लॉस हो जाता है। तो ये ड्रग के ओरिजिनल डोज में से इतना लॉस हो गया, कुछ फीसिस में चला गया अनएब्जॉर्ब रहा, कुछ गट वॉल में ही डिग्रेडेशन हो गया या वापस भेज दिया गया, आगे बढ़ता है पोर्टल वेन में। तो ड्यूरिंग पोर्टल वेन ट्रैवलिंग देयर माइट बी सम मेटाबॉलिज्म एंड देन इट रीचेस टू द लीवर। तो पोर्टल वेन से जब वो लीवर में जाता है तो वह मैक्सिमम उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो उसकी वजह से ड्रग कम हो जाता है, और उसके बाद जो बचा है वो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। तो ड्रग के डोज एडमिनिस्टर होने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, तब तक बीच में बहुत सारी चीज़ें बनती है जो उसके अमाउंट को कम करती है, और इन सब का मिला जुला असर के बाद एट द एंड जो चीज़ सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है दैट इज़ नोन एज बायोबिलिटी। ये थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो भी हम आगे देखते हैं। जब बायोबिलिटी की बात करते हैं तो बायोबिलिटी की स्टडी के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि ड्रग आपने लिया तो उसके बाद धीरे धीरे उसका अमाउंट इंक्रीज़ होता रहता है और एक पीक पर पहुंचता है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो ग्रीन कलर का पोर्शन है उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, मतलब वहाँ तक एब्जॉर्प्शन हो रहा है और उसका रेट इंक्रीज़ हो रहा है, और एक जगह पे वो हाईएस्ट रेट पे पहुँच जाता है। उसके बाद अभी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन स्टमक में या इंटेस्टाइन में भी कम हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ड्रग एब्जॉर्ब हो गई, तो उसके साथ उसका एब्जॉर्प्शन रेट भी कम होता है। और दूसरा साइमल्टेनियसली अभी उसका एलिमिनेशन भी स्टार्ट हो गया है, यानी जो एब्जॉर्ब होकर अंदर आ रहा है उससे ज़्यादा तो उसका एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन हो रहा है, यानी वो कर्व अभी नीचे की तरफ आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जब उसका कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट लेवल जो था, जो सीमैक्स बोलते हैं, सीमैक्स यानी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इनटू द ब्लड प्लाज्मा, जब बॉडी में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है तो उसको सीमैक्स बोलते हैं। और वहाँ पे पहुँचने में जितना टाइम लगता है, सपोज 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, उसको टी मैक्स बोलते हैं, यानी टाइम टू रीच द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। अभी जो सीमैक्स एक बार पहुँच गया, उसके बाद सीमैक्स की अमाउंट आधी जब होती है, मानो कि सीमैक्स आपका पहुँच गया 340 माइक्रोग्राम पर ml ब्लड में है,
बराबर, इसी मैक्स पहुंच गया, इसके इससे ज़्यादा नहीं होता वो, ये हर स्टडी में मानो कि ऑन एन एवरेज इतना हो गया। तो 347 का आधा जितना होता है, कितना अमाउंट होता है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन पहुंचने में, क्योंकि एलिमिनेशन स्टार्ट हो गया यानी अभी रिड्यूस होगा, तो 347 से उसका 50% तक पहुंचने में जितना जो टोटल टाइम है उसको हाफ लाइफ बोलते हैं, प्लाज्मा हाफ लाइफ, यानी प्लाज्मा में उसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रहा है, तो यहाँ हाफ लाइफ है। और वो पूरा जो पीरियड है जो येलो दिखाया गया है वो एलिमिनेशन स्टेज है, क्योंकि वहाँ पे एलिमिनेशन का प्रीडोमिनेंस है, क्योंकि अभी ड्रग जितनी एब्जॉर्ब हो रही है उससे ज़्यादा एलिमिनेट हो रही है, और एलिमिनेशन का रेट धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन का रेट धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए कहो अभी नीचे आ रहा है। तो सारे पैरामीटर्स है बायोबिलिटी के। बायोबिलिटी की मोटी मोटी डेफिनेशन तो हमने देख ली, लेकिन बायोबिलिटी दो तरीके से स्टडी होती है और समझी जाती है। तो बायोबिलिटी एक्चुअली एक होता है एब्सोल्यूट बायोबिलिटी, एक होता है रिलेटिव बायोबिलिटी। एब्सोल्यूट बायोबिलिटी जो अभी अभी हमने डिफाइन किया वो उसको हम एब्सोल्यूट बायोबिलिटी ही बोलते हैं। व्हेन द सिस्टेमिक अवेलेबिलिटी ऑफ एन ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग इज कैलकुलेटेड इन कंपेरिजन टू इट्स इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक डोज हम आईवी से देते हैं, एक डोज ओरल से देते हैं, और इन दोनों डोज का यूसी निकालते कैलकुलेशन करके, और जो कंपैरिजन करते हैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट बायोबिलिटी, यानी ओरल या किसी और रूट की ड्रग का उसी ड्रग का उसी डोज का आईवी रूट्स के साथ जो कंपेयर करते हैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट बायोबिलिटी। नाउ रिलेटिव बायोबिलिटी, when the systemic availability of a drug after administration is compared with that of standard of the same drug, यानी उसी ड्रग का उसी टाइप का फॉर्मुलेशन, यानी दो टैबलेट फॉर्मुलेशन कंपेयर कर रहे हो, एक टैबलेट और एक कैप्सूल कंपेयर कर रहे हो, तो एक स्टैंडर्ड है मार्केट में अवेलेबल है, या अच्छी क्वालिटी का ड्रग है जो अवेलेबल है, यानी दोनों का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम है, और दूसरा फॉर्मुलेशन चेंज कर रहे हो, रूट सेम है तो अलग फॉर्मुलेशन है, तो इन दोनों के बीच में कंपेयर करते हो तो उसको रिलेटिव बोलते हैं, क्योंकि वी आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट फॉर्मुलेशंस। वेयर एज इन अदर केस एक आईवी जिसको स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेते हैं उसके साथ किसी रूट को कंपेयर करते हैं, तो वो एब्सोल्यूट होता है, यहाँ पे रिलेटिव बायोबिलिटी होता है। अब डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो जैसे एब्सोल्यूट बायोबिलिटी के लिए एयूसी में मेज़र करना एरिया अंडर द कर्व, और ओरल वर्सेस आईवी, तो इससे आपको मिल जाता है एब्सोल्यूट बायोबिलिटी, और आईवी की पेरेंट्रल की हम एक गिनते हैं, मतलब 100% बायोबिलिटी गिनते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ड्रग सीधा वेन में जाता है, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, इसलिए उसकी बायोबिलिटी हमेशा 100 होती है, और उसके कंपैरिजन में बाकी फॉर्मुलेशन की बायोबिलिटी कितनी रहती है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आईवी का डोज जैसे ही देते हैं तो जो दिया उसे 0 टाइम पे उसकी बायोबिलिटी 100% होती है, उसका एब्जॉर्प्शन 100%, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्टेज होता ही नहीं, अवेलेबिलिटी होती है डायरेक्ट, तो उसमें से सीधा उसका डिक्रीज स्टार्ट होता है, इंक्रीज पीरियड नहीं है, क्योंकि 100% आपने दे दिया है। तो इन दोनों का कंपैरिजन है, जो एरिया है ऊपर वाला कर्व जो आईवी का है, नीचे वाला कर्व और किसी रूट का है, सपोज ओरल, तो दोनों रूट का एयूसी कंपैरिजन है। इसी तरह रिलेटिव बायोबिलिटी है अगर दो फॉर्मुलेशन के बीच में, तो रिलेटिव बायोबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर्व, दैट इज कॉल्ड एयूसी, आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 डिफरेंट फॉर्मुलेशंस ऑफ द सेम कंपाउंड। ड्रग एक ही है, फॉर्मुलेशंस अलग है, जैसे मैं बोला कैप्सूल, टैबलेट, या किसी और फॉर्म में, या 2 टैबलेट है अलग अलग ब्रांड की, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। थस द रिलेटिव बायोबिलिटी is the systematic availability of the drug from a dosage form as compared to the reference standard given by the same route, यानी इसमें रूट एक ही रहता है, जबकि एब्सोल्यूट बायोबिलिटी में दोनों के रूट अलग है, एक आईवी रूट है और दूसरा ओरल रूट है, हम कंपेयर करते हैं, तो उसमें दोनों के रूट के बीच में कंपेरिजन, यहाँ पे फॉर्मुलेशन के बीच में कंपेरिजन। डिटर्मिनेशन ऑफ ये जो एब्सोल्यूट बायोबिलिटी है तो कैसे उसका इक्वेशन है, उसमें जैसे हमने देखा आगे बायोबिलिटी है एफ एयूसी ऑफ ओरल अपन एयूसी ऑफ आईवी, तो सीधा सिंपल है। वेरेज हियर एयूसी ऑफ एक्स्ट्रावेस्कुलर ए मतलब दो अलग फॉर्मुलेशन है ए और बी, उसमें से ए फॉर्मुलेशन का एक्स्ट्रावेस्कुलर इसलिए लिखते हैं कि यहाँ पे इंट्रावीनस
या इंट्रावेस्कुलर का कोई डोज नहीं आता है, उसके अलावा बाकी को कंपेयर करते हैं तो दोनों एक्स्ट्रावेस्कुलर ही रहते हैं, ए और बी। तो एक्स्ट्रावेस्कुलर यानी वर्ड नहीं लिखो तो भी आपको समझना है कि IV के अलावा कोई और डोज है। तो AUC ऑफ A इंटू डोज ऑफ B, और नीचे AUC ऑफ B इंटू डोज ऑफ A, बराबर है। तो ये रेशियो है, F रिलेटिव बोलते हैं इसको। तो ये एब्सोल्यूट, ये आपको रिलेटिव बायोटी करने के लिए इक्वेशन है, गलती से वहाँ एब्सोल्यूट लिख दिया है, रिलेटिव बायोटी के लिए है। और कंपैरिजन का अभी तक हमने जो समझा वो कंपैरिजन का अभी एक पॉइंट है कि दोनों में एक में एब्सोल्यूट बायोटी में इंट्रावीनस एंड नॉन इंट्रावीनस रूट की जो बायोटी वो कंपेयर करते हैं उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, और रिलेटिव में एक ही रूट के दो अलग फॉर्मुलेशंस कंपेयर करते हैं। यहाँ पर आपको जैसे कि इनहेरेंट बायोटी किसी की फाइंड करनी है, किसी ड्रग की किसी रूट में, तो वो एब्सोल्यूट बायोटी से डेटा मिलता है, जबकि दो ड्रग दो फॉर्मुलेशन को कंपेयर करना होता है तो वो रिलेटिव बायोटी से पता चलता है। अब इसको एसेस कैसे किया जाता है, डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो वैसे तो बहुत सारी मेथड्स हैं, लेकिन मोटे तौर पे थोड़ी मेथड्स हम समझे तो कुछ फार्माकोकाइनेटिक डेटा को लेके मेथड्स हैं, कुछ फार्माकोडायनेमिक डेटा के साथ मेथड्स होती है। तो फार्माकोकाइनेटिक में भी दो मेथड है, प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व, यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडी, और फार्माकोडायनेमिक की बात करें तो एक एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है और एक थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स है। तो अब देखते हैं प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व स्टडी में क्या होता है। तो एक कर्व वैसे पहले दिखाया था वैसे ही कर्व है, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहला एब्जॉर्प्शन फेज़ है, फिर एलिमिनेशन फेज़ है, राइट। बीच में शुरुआत में लेफ्ट में देखो तो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, उसके साथ लाइन बना के दिखाया है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, और पूरा एरिया के अंदर मतलब कर्व के अंदर जो एरिया है उसको AUC बोलते हैं, एरिया अंडर द कर्व, Cmax Tmax, राइट। फिर Cmax के नीचे एक डॉटेड लाइन है, टॉक्सिक लेवल लिखा है, उसके नीचे डॉटेड लाइन है, MSC लिखा हुआ है यानी मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन, और उसके नीचे दिखा है MEC यानी मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। तो MEC के ऊपर जब किसी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन होता है, पहुंचता है, तब इफ़ेक्ट दिखना चालू होती है, और MSC तक वो इफ़ेक्ट तो दिखता है लेकिन वो सेफ रहता है। उसके ऊपर जाने के बाद भी इफ़ेक्ट मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ उस ड्रग के रिलेटेड जो भी टॉक्सिसिटी है वो डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी उसका लेवल टॉक्सिक लेवल हो रहा है, टॉक्सिक सेफ रेंज से ऊपर हो रहा है। तो इसी ग्राफ से आपको पता चलता है कि ड्रग का जब हम कर्व स्टडी करते हैं प्लाज्मा में, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन या इस ग्राफिक के हिसाब से आपके ड्रग का जो वैल्यू है पता चल जाता है कि वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं, या फिर अगर वो टॉक्सिक लेवल में पहुंच गया है कि नहीं। तो प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व हम कर सकते हैं सिंगल डोज के साथ, सिंगल IV सिंगल ओरल, और बहुत बार हम मल्टी डोज स्टडी भी करते हैं जिसमें सिमिलर चार्ट मल्टीपल होता है। तो जैसे मल्टीपल होता है तो हर टाइम उसकी बायोबिलिटी बढ़ती रहती है, और एक टाइम पे 6 और 7 बायोबिलिटी पहुंचने के बाद वो थोड़ा सेचुरेट हो जाता है, तो तब तक हम स्टडी करते हैं मल्टीपल डोज की, उसके बाद वो सेचुरेशन आ जाता है। तो मल्टीपल या सिंगल डोज स्टडी होती है। सेकंड है यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा, वो लेके भी आप स्टडी कर सकते हो। आपको ब्लड सैंपल नहीं लेना है तो यूरिन सैंपल ले सकते हैं। तो यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ अनचेंज ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। तो जितना प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके हिसाब से यूरिनरी कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलता रहता है। तो इसके लिए जैसे प्लाज्मा में हमने हर घंटे, ये कर्व में आप देखिए कि एक्स पर टाइम है, यानी हर घंटे हमको सैंपल लेना होता है, 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर, और उसके साथ जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो जब हम प्लॉट करते हैं तब ग्राफ ऊपर और फिर नीचे आता है, यानी हर घंटे हम ब्लड के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेज़र करते हैं, यानी हमें ब्लड में से सैंपल लेना पड़ता है। तो ये इन्वेजिव टेक्निक है, हमें सैंपल लेना पड़ता है, पंचर करना पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है, जबकि यूरिन में ऐसा कुछ नहीं है।
हर घंटे यहाँ पे आप यूरिन का कलेक्ट करते हो, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। और यूरिन का नॉर्मल जो भी टाइम पे यूरिनेशन होता है उस टाइम पे हम यूरिन कलेक्ट करते हैं। यूरिन में ड्रग का अमाउंट देखते हैं कितना है, उसके हिसाब से पता चलता है कि यूरिन में कितना ड्रग है। जिस टाइम पे ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन किसी ड्रग का हाईएस्ट होता है उसी टाइम पे रिलेटिवली यूरिन में भी कॉन्सेंट्रेशन आपको हाईएस्ट मिलता है। और जैसे ही वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डाउन होता है ब्लड में, उसके बाद धीरे धीरे यूरिन में भी कॉन्सेंट्रेशन डाउन। तो एक एग्जैक्टली सेम नहीं लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ चार्ट मिलता है जिसका शेप और एक्सटेंट थोड़ा सिमिलर होता है। तो अगर आपको कम अमाउंट ऑफ ड्रग भी यूरिन में से एक्सक्रीट होती है तब भी ये मेथड काम में आती है। और एक नॉन इन्वेजिव मेथड है जिसमें इंजेक्शन या पंक्चर करने की ज़रूरत नहीं है, यानी थोड़ी अच्छी है, पेशेंट कंप्लायंस अच्छा रहता है। जब फार्माकोकाइनेटिक मेथड अच्छे से काम नहीं करती या अवेलेबल या फिजिबल नहीं होती तो हम फार्माकोडायनेमिक मेथड्स यूज़ करते हैं। और यहाँ पे पहला वाला है एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो जब फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स में डिफ़िकल्टी आती है, इनएक्यूरेसी आती है, रिप्रोड्यूसिबल नहीं रहती है, हाँ, तब हम फार्माकोडायनेमिक मेथड यूज़ करेंगे। इसमें बायोबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय कैलकुलेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट टू टाइम रिस्पॉन्स कर्व एज वेल एज डोज रिस्पॉन्स कर्व। तो यहाँ पे हमें फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगेंस्ट टाइम लेके प्लॉट करना है और फिर कैलकुलेट करना है। तो ये भी एक मेथड है एंड दिस रिक्वायर्स मेजरमेंट ऑफ रिस्पॉन्सेज फॉर एटलीस्ट 3 बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। तो अगर आपकी ड्रग की बायोलॉजिकल हाफ लाइफ मानो कि 5 आवर है तो यू नीड टू गो फॉर द स्टडी अप टू 5 + 5 + 5 यानी 15 आवर्स, यानी मिनिमम 15 आवर्स का स्टडी पीरियड होना चाहिए। अगर उस हिसाब से 2 घंटे हैं तो 6 घंटे, लेकिन हम उससे ज़्यादा ही लेंगे, लेकिन ये मिनिमम है। उतना प्लॉटिंग के लिए आपको मिनिमम डेटा चाहिए, जितना डेटा ज़्यादा लोगे उतना अच्छा रहता है। बाद आता है थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। तो एक और फार्माकोडायनेमिक मेथड है, इसमें थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स लेना होता है। So this method is based on observing the clinical response to a drug formulation given to a patient suffering from disease. नॉर्मल जो पेशेंट है उनको देके उनका रिस्पॉन्स लेना होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, इसका क्वांटिटेटिव मोड बहुत ही इनएक्यूरेट और वेरिएबल होता है। जबकि आप क्वांटिटेशन करते हो तो बहुत ही वेरिएशंस आता है। तो जब रिलेटिव बायोबिलिटी आपको देखनी है किसी सेम रूट के लिए, डिफरेंट फॉर्मुलेशन जो आपके होते हैं, तब ये बहुत दिक्कत होती है, बहुत वेरिएशंस आता है। इसलिए हमें ध्यान रख के मेथड सिलेक्ट करनी होती है कि किस चीज़ के लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं तो कुछ फैक्टर्स है विच अफेक्ट द बायोबिलिटी, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। तो बायोबिलिटी का पहला पार्ट तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद ही आपको बायोबिलिटी मिलेगी। तो जो फैक्टर एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट करते हैं ऑब्वियसली वो बायोबिलिटी पे अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक मोबिलिटी है, फिर इंटेस्टिनल मोबिलिटी है, फिर स्प्लेंटिक परफ्यूजन, टैबलेट डिसइंटीग्रेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्टिव है या पैसिव है, इंटरनल कंटेंट, इंटेस्टिनल कंटेंट, बाइल एंड बाइल सॉल्ट कंटेंट, एंटोफोटिक रिसर्कुलेशन, देन मेटाबॉलिज्म जो गट वॉल में होता है बैक्टीरिया से, देन मेटाबॉलिज्म इंटेस्टिनल वॉल, ड्रग ऑन ड्रग इंटरेक्शंस गट में जो होता है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सारे जो पैरामीटर्स है जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं उन सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट बायोबिलिटी पे होता है। अगर ट्रांसडर्मल की बात करें तो म्यूकोजल ब्लड फ्लो जहाँ पे आप ड्रग अप्लाई करते हो, फिर ड्रग लिपोफिलिसिटी कम है या ज़्यादा है, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग मेम्ब्रेन पेनिट्रेशंस लाइक मॉलिक्यूलर साइज, पीके, तो ये सारे फैक्टर्स प्लस पीएच। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो ट्रांसडर्मल रूट से, मतलब स्किन से, थ्रू स्किन बायोबिलिटी के डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। कुछ जेनेरिक फैक्टर्स है जिनका इन जनरल बायोबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता ही है किसी भी रूट में। तो ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो कितना भी आप डोज दो लेकिन साइट ऑफ एक्शन पे जितना ड्रग पहुंचता है वही काम का है, और वो कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया अवेलेबल कितना है क्योंकि उसी के बेस पे एब्जॉर्प्शन कम या ज़्यादा होता है।
ड्रग का पीके, मॉलिक्यूलर साइज, पीएच, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं। और जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पे भी जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनका भी बायोबिलिटी पे रोल रहेगा, जैसे कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म इन गट, मेटाबॉलिज्म इन गट वॉल, मेटाबॉलिज्म इन ब्लड स्ट्रीम, हिपेटिक ब्लड फ्लो, कितना फास्टली आपका ड्रग हिपेटिक यानी ब्लड लीवर में जाता है, हिपेटिक एंजाइम की एक्टिविटी कितनी है। कोई पेशेंट की, अगर किसी पर्सन की हिपेटिक एंजाइम एक्टिविटी ही कम है तो मेटाबॉलिज्म कम होगा, किसी का ज़्यादा है तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो सकता है और रिस्पेक्टिवली बायोबिलिटी भी चेंज होती है। स्पॉन्टेनियस ड्रग डिग्रेडेशन बहुत बार होता है जिसका कोई नोन रीज़न नहीं होता है, लेकिन किसी किसी इंडिविजुअलाइज इफेक्ट रहता है, सबको कॉमनली नहीं होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स होती है, हर बार वो उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता या फिर डिटरमाइन भी नहीं किया जा सकता। कुछ फूड है जिनकी बायोबिलिटी पे भी बहुत इफ़ेक्ट होती है, जैसे फूड इंटेक एक्सर्ट्स अ कॉम्प्लेक्स इन्फ्लुएंस ऑन द बायोबिलिटी। बता नहीं सकते गारंटी के साथ कि क्या होगा, लेकिन जनरली कुछ चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स कैन हैव डिफरेंट इफ़ेक्ट्स, क्योंकि खाने में भी क्या खाया है, रोटी खाई है तो बाजरे की खाई है, गेहूं की खाई है, राइस खाया है, दाल खाई है तो दाल में प्रोटीन होता है, राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो आपने क्या खाया इनटेक, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। इसीलिए फूड खाना खाया तो बायोबिलिटी कम या ज़्यादा होगी ऐसा नहीं है, क्या खाया, कितना खाया, कैसे खाया, और सब चीज़ की अलग अलग इफ़ेक्ट होती है, इसके वेरिएशन बहुत होता है इसमें। फूड में इंटरेक्ट इन ऑपोजिट वे ऑल्सो इवन विद द ड्रग दैट आर केमिकली सेम और रिलेटेड। तो एक ही टाइप की दो ड्रग होती है जी, लेकिन फूड का इफेक्ट दोनों पे अलग भी हो सकता है। जैसे कि कुछ चीज़ें आप देखो तो फूड इंटेक enhances the viability of several drugs, for example propranolol, metoprolol, hydralazine, hydrochlorothiazide, candrinone, nitrofurantoin, erythromycin, phenytoin, carbamazepine। तो ये सारी ड्रग है, ज़्यादातर देखा जाए एक जनरल फॉर्म में तो जो ड्रग वीक एसिड्स होती है उनकी वो जो मतलब एक एसिडिक लेवल उनका ठीक ठाक होता है तो वो एनहांस होता है, क्योंकि बहुत ही हाई एसिडिक कंडीशन में वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती, आयोनाइजेशन होने लगता है, तो पीएच राइज होती है फूड से, तब इनका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। फूड इंटेक रिड्यूसेस द बायोबिलिटी ऑफ ड्रग्स सच एज आइसोनियाजेड, रिफाम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, इनका बायोबिलिटी कम होता है फूड के साथ। और बहुत बार कुछ ड्रग ऐसी है जिनका फूड का कुछ खास इफ़ेक्ट नहीं होता है, मेट्रोनिडाजोल, ओज़ाग्ज़ेपाम, मेलपिरॉन, ऐसे बहुत सारी ड्रग है, सल्फोनिलुरियाज जो एंटीबायोटिक्स है, वो इंडिपेंडेंट रहता है, फूड का कुछ खास इफ़ेक्ट उनमें नहीं आता है। ये जो फूड है उनका जो बायोबिलिटी पे इफ़ेक्ट आता है उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं इनमें से पॉसिबल, इससे अलग भी कुछ होते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन है जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं। लाइक इंक्रीज इंटेस्टिनल पीएच या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पीएच, तो खाना खाने से अगर पेट भूखा रहता है तो पेट में एसिड आएगा, एसिड का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, और जैसे जैसे एसिड बढ़ता है हमें भूख का ज़्यादा एहसास होने लगता है। तो एसिड की प्रेजेंस में पीएच डाउन रहती है, लोअर रहती है, लेकिन खाना खाने के बाद वो पीएच हाई हो जाती है, इंक्रीज़ होने लगती है। तो वो जो इंक्रीज पीएच है वो किसी किसी ड्रग के लिए अच्छी होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, किसी के लिए अच्छी नहीं होती है, इसीलिए उनका एब्जॉर्प्शन बायोबिलिटी और एब्जॉर्प्शन चेंज होता है। रिड्यूस रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग, खाली स्टमक होता है तो उसका गैस्ट्रिक एम्पटिंग, स्टमक खुल जो कोई नीचे एक वाल्व होता है वो स्पिंटर वाल्व, वो खुलना और बंद होना एक रेट, एक टाइम साइकिल के हिसाब से होता है। खाली पेट में वो जल्दी होता है, और जब पेट भरा हुआ होता है, खाना खाया होता है, मील होता है, तो वो ज़्यादा टाइम तक वो बंद रहता है ताकि डाइजेशन अच्छे से हो, तो वो डिले होता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग। तो वो भी उन ड्रग के लिए हेल्पफुल है जिनका एब्जॉर्प्शन स्टमक से होता है। फूड इंड्यूस्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ ड्रग डिजोल्यूशन, तो बहुत सारी फूड इंटेक्ट है जो ड्रग डिजोल्यूशन में हेल्प करते हैं, यानी कोई टैबलेट लिए आपने, कैप्सूल लिए, तो उसमें से जो ड्रग है वो रिलीज़ होके फ्लूइड में डिज़ोल्व
होना होता है, ऐसा उसका स्टेप्स है। तो इसमें फूड अगर हेल्प करता है, डिसोल्यूशन रेट को इंक्रीज करता है, तो अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन बायोबिलिटी अच्छी मिल सकती है आपको। जैसे आपने प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा खाई है तो आपको बायोबिलिटी ज़्यादा मिल सकती है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है इनका। और कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट या मील लिया है तो उसका अपोजिट इफेक्ट भी मिल सकता है, आपका बायोबिलिटी कम हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बायोबिलिटी के साथ जुड़ी होती है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। किसी एक चीज़ को लेके आप स्टडी नहीं कर सकते, आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। यू हैव टू लुक एट वेरियस फैक्टर्स एंड वी कैन अराइव एट ए कॉमन या एक एवरेज वैल्यू की यस बायोबिलिटी कितनी है और किसी चीज़ की वजह से वो बढ़ रही है या कम हो रही है और उसका एक्सटेंट क्या है। तो ये चीज़ बहुत सारी स्टडी के बाद आप बोल सकते हो या सीख सकते हैं। तो ये था कुछ एक सिंपल वर्ड्स में समझने कि बायोबिलिटी क्या है। इसमें ज़्यादा डिटेल भी नहीं दी गई है क्योंकि ऑडियंस को ध्यान में रखते हैं, उनकी सोच और समझ के हिसाब से एक सिंपल टर्म में सिंपल बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए बायोबिलिटी समझाया गया है। इससे और आगे आपको अच्छी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं, तो विल ट्राई टू एकोमोडेट मोर डिटेल ऑफ इट। और एग्जैक्टली आपको किसी एक टाइप के बायोबिलिटी या कैलकुलेशंस पे जाना है तो भी उसके स्पेशल वीडियोस प्रिपेयर कर सकते हैं हम। तो ये है हमारा चैनल में बहुत सारी कंटेंट्स है, यूज़फुल कंटेंट्स है, फार्मेसी स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट और जनरल पीपल के लिए भी बहुत काम में आ सकता है। तो चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे आते जो भी वीडियो अपलोड होते हैं आप उसको अच्छे से देखें, उसके बारे में आपकी कोई राय है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, उसमें भी आप अपना सजेशन, अपना कोई भी क्वेरी है तो आप सेंड कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहेगा, ऐसे भी बहुत अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।